नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। मैं एक और नए वीडियो के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ और विश्व के विभिन्न संविधानों, विश्व की विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की चर्चाओं के बीच आज का हमारा नया जो टॉपिक है वो है चीन का संविधान। और आज हम चीन के संविधान की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। चीन के संविधान की मुख्य विशेषताएं। जब हम चीन के संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में एक सवाल पैदा होता होगा कि चीन जिसके संविधान को हमें पढ़ना है वो वास्तव में चीन है क्या। एक राष्ट्र राज्य के रूप में उसकी बाउंड्रीज़ हैं वो कहाँ तक फैली हुई हैं। चीन किस तरह का राष्ट्र राज्य है, वो समाजवादी है या उदारवादी है। तो जब चीन का नाम हमारे सामने आता है तो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने दो दावे उभर के सामने आते हैं। एक दावा है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नंबर 1, आपने एक नाम सुना होगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और एक दूसरा आपने सुना होगा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। संविधान की मुख्य विशेषताओं को पढ़ने से पहले हम इन दोनों जो नामकरण हैं इनके अंतर को देखेंगे कि वास्तव में जो संविधान आज हम पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना का पढ़ रहे हैं या पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पढ़ रहे हैं। दोनों नामों का अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास में। आप सब जानते हैं कि 1949 में माओ त्से-तुंग या दूसरा नाम है उनका माओ जेडांग के नेतृत्व में चीन जो एक साम्राज्य था उसमें एक साम्यवादी क्रांति हुई थी। और उसको क्रांति के स्थान पे हम लोग गृह युद्ध भी बोल सकते हैं। गृह युद्ध क्योंकि उसमें भयंकर हिंसक घटनाएं घटित हुई थी तो उसको गृह युद्ध भी बोल सकते हैं। उसके परिणाम स्वरूप दो सरकारें अस्तित्व में आई थी। एक सरकार जिसको बोलते थे रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट, दूसरी सरकार पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट। तो वास्तव में हुआ क्या था, वास्तव में हुआ यह था 1949 के अंत तक, 1949 के अंत तक अगर हम बात करें तो 1949 के अंत से पहले दो पार्टियां वहाँ पे कार्य कर रही थी चीनी साम्राज्य में। एक का नाम था कोमितांग, दूसरी थी साम्यवादी पार्टी। कोमितांग जो पार्टी थी वो नेशनलिस्ट थी, राष्ट्रवादी विचारों को प्रमोट करने वाली पार्टी थी, जबकि साम्यवादी जो पार्टी थी उसके लीडर माओ त्से-तुंग बने हुए थे और वो मार्क्स और लेनिन के विचारों को फलीभूत करने के लिए प्रयासरत थे। 1949 के अंत तक गृह युद्ध चलता रहा और गृह युद्ध में कोमितांग जो पार्टी थी उसको हार का सामना करना पड़ा। कोमितांग दल के जो मुख्य लीडर थे उनको चीनी साम्राज्य की जो मुख्य भूमि थी, मेन लैंड जिसको बोलते हैं, उसको छोड़कर निकलना पड़ा और चीनी साम्राज्य के ही एक हिस्से जिसको हम बोलते हैं ताइवान द्वीप पे शरण ली और कोमितांग पार्टी ने यहाँ पे जाके अपनी सरकार की स्थापना करी। यानी चीन की मुख्य भूमि से वो निकल गए थे, जबकि चीन की जो मुख्य भूमि थी, मेनलैंड थी, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बने माओ त्से-तुंग। दोनों देश ये दावा करते हैं कि वही असली चाइना है। चाइना जो मेनलैंड है उसके जो मालिक हैं या उसके जो संप्रभु शासक हैं वो दोनों अपना दावा करते हैं।
रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन ताइवान भी दावा करता है, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि मेन लैंड पे अभी जो जिसको हम आज इसकी बात करने जा रहे हैं, वो भी ये दावा करते हैं कि हम ही चाइना हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो मान्यता प्रदान करी है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानने के लिए तो ताइवान, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको हम वर्तमान चीन कहते हैं, इनके शासक शी जिनपिंग बने हुए हैं। तो ये अंतर हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में चीन जिसकी विशेषताएं, चीन के संविधान की विशेषताएं जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो वास्तव में कौन से चीन की पढ़ रहे हैं। तो ये दावा है ताइवान का, ये दावा कमज़ोर है। ताइवान अभी एक द्वीप है। पुराने चीनी साम्राज्य की बात करें तो पूरे पुराने चीनी साम्राज्य का एक द्वीप मात्र रह गया है ये। तो हम जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और उसका संविधान। अब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संविधान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के रेवोल्यूशन के बाद में माओ जेडुंग की स्थापना, यानी हम ये कह सकते हैं बिल्कुल सामान्य भाषा में साम्यवादी चीन की स्थापना। और इसकी एक डेट हमें मेंशन करनी है, वो करनी है 1 अक्टूबर 1949, यानी 1 अक्टूबर 1949 को चीन की मेन लैंड पर, मुख्य भूमि पर माओ त्से-तुंग या जिसको हम माओ जेडुंग के नाम से जानते हैं, ने अपनी साम्यवादी सरकार की स्थापना करी। तो 1 अक्टूबर 1949 यहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है इस मेन लैंड के लिए, साम्यवादी चीन के लिए संविधान निर्माण का। और पहला जो संविधान है वो जो सामने आता है वो आता है 1954 में। 1954 में जो संविधान सामने आया था वो संविधान मूलतः है पूर्व सोवियत संघ या जो सोवियत संघ का संविधान था 1936 का, उससे कंप्लीट या पूरी तरह से हम मान सकते हैं कि पूरी तरह से प्रभावित था वो। और एक तरह से अगर कुछ आलोचक ये भी बोलते हैं कि वो रिपीटेशन था, सोवियत संघ का जो संविधान था उसको केवल साम्यवादी पार्टी ने चीन में रिपीट किया है। तो 1954 में उनका पहला संविधान बना। 1954 में जो पहला संविधान बना वो सोवियत संघ से प्रभावित था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें याद रखनी है कि उनका पहला संविधान है वो कहाँ से प्रभावित है, सोवियत संघ से। देखो एक संविधान से काम नहीं चला है, ये पहला संविधान था। दूसरा संविधान उनका आता है 1975 में, 1975 में। 1975 का जो संविधान था वो एक और ऐतिहासिक घटनाक्रम का परिणाम था। 1965 से लेकर 1969 तक साम्यवादी चीन में जो एक रेवोल्यूशन हुई थी जिसको कल्चरल रेवोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें माओ त्से-तुंग ने दरअसल में चीनी पुनर्निर्माण का दावा किया था और उसी दावे के बहाने उन्होंने अपने जो राजनीतिक विरोधी थे उनका कंप्लीट सफाया कर दिया था। तो जो सांस्कृतिक क्रांति चीन में हुई थी, उस सांस्कृतिक क्रांति के लक्ष्यों को प्रदर्शित करने के लिए 1975 में एक और संविधान अस्तित्व में आया, यानी पहला वाला संविधान था उसके स्थान पे कौन सा आ गया, 1975 का दूसरा संविधान। 1975 का जो दूसरा संविधान था, इसकी दो बातें अपने को याद रखनी है। ये पहले वाला संविधान था, ये चीनी जो साम्यवादी पार्टी थी उसको प्रमुख मान रहा था, यानी साम्यवादी पार्टी की भूमिका थी ना, वो चीन के शासन, प्रशासन और संविधान में प्रमुख रूप से थी। लेकिन ये जो भूमिका है साम्यवादी चीन की पार्टी की, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका, ये 1975 में इस पार्टी की भूमिका और शक्तियों में और अधिक इजाफा हुआ और अधिक वृद्धि हुई। 1975 में जो नया संविधान आया जिसको हम दूसरा संविधान बोलते हैं, उसमें दो प्रावधान मुख्य रूप से कर दिए गए। एक तो सेना, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोलते हैं, जिसको हम साम्य जनवादी मुक्ति सेना, जो चीन की सेना थी उसको, और दूसरा चीन की सेना के अलावा एक तो PLA, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, PLA पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यानी सेना और एक वहाँ की विधायिका जिसको हम संसद बोल देंगे अपनी भाषा में, वहाँ की पार्लियामेंट, राष्ट्रीय कांग्रेस, इन दोनों को साम्यवादी पार्टी या साम्यवादी दल के अधीन कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया था इस दूसरे संविधान में। तो 1975 का संविधान था, उसमें साम्यवादी दल की स्थिति यानी साम्यवादी विचारों की स्थिति है वो और भी मजबूत और भी प्रबल दिखाई पड़ती है। तीसरा जो संविधान था वो 1978 में आया था। 1978 का जो तीसरा संविधान है, ये चीन के एक शासक थे देंग जियाओपिंग,
ये देंग जियाओपिंग के विचारों को परिलक्षित करने वाला था। देंग जियाओपिंग की जो विचारधारा थी उसको 1978 के संविधान में समाहित करने का प्रयास किया गया था। हम आज जिस संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं या आज हम जिस साम्यवादी चीन के संविधान की विशेषता पढ़ेंगे वो संविधान 1982 का संविधान है। 1982 का संविधान है और ये आज तक कार्य कर रहा है। 1982 का संविधान है, उसके बाद में चीन ने कोई नए संविधान की नींव है वो अभी तक नहीं रखी है। इस संविधान की जो खास विशेषता है, अगर हम बात करें पहले तीनों संविधानों को छोड़कर, तो 1982 के जो चौथे संविधान की प्रमुख विशेषता है वो है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद टर्म है जिसको हम आगे चलकर वीडियो में स्पष्ट करेंगे कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद क्या है। लेकिन 1982 के संविधान का जो अंतर है अन्य तीन संविधानों से, वो अंतर केवल ये मान सकते हैं कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद को स्थापित करने को लेकर है, बाकी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया है। तो अब हम चीन के यानी साम्यवादी चीन के या कह सकते हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संविधान की मुख्य विशेषताओं को पढ़ेंगे। और उसमें जो पहली विशेषता है वो आप लिखें, लिखित संविधान। कह सकते हैं लिखित संविधान, निर्मित संविधान एवं विस्तृत संविधान। ये पहली बात है इस संविधान की। देखिए लिखित संविधान तो क्यों है ये, क्योंकि इस संविधान का निर्माण साम्यवादी जो दल था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो केंद्रीय समिति है उसके द्वारा किया गया था, और वहाँ की जो व्यवस्थापिका है राष्ट्रीय जन कांग्रेस उसके द्वारा स्वीकार किया गया था। तो इन अर्थों में अगर हम देखें तो ये चीन का संविधान है, ये लिखित संविधान है। फिर देखो निर्मित संविधान। निर्मित का मतलब है कि संविधान है उसका निर्माण एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित बॉडी ने या एक निश्चित निकाय ने इसका निर्माण किया है। मैं आपको बता चुका हूँ कि 1982 का जो संविधान है, 1982 का जो वर्तमान और चौथा संविधान है, इस संविधान का निर्माण साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के द्वारा किया गया था। केंद्रीय समिति बहुत छोटी बॉडी है जो साम्यवादी दल के लिए कार्य करती है, तो इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। मैं एक शब्द मैंने काम में लिया यहाँ पे, विस्तृत संविधान। तो अन्य संविधानों की अपेक्षा अगर हम देखें तो ये जो संविधान था, चौथा जो संविधान था, ये थोड़ा सा विस्तृत था बाकी से, और इसमें 138 आर्टिकल्स या अनुच्छेद हम कह सकते हैं कि सम्माहित किए गए थे। अनुच्छेदों की संख्या के हिसाब से अगर देखें तो भी चौथा संविधान है 1982 का संविधान है वो अपने पूर्ववर्ती तीन संविधानों से बड़ा है। इतने अनुच्छेद कहीं और पहले वाले संविधानों में नहीं थे। अब देखो संविधान के इसमें विस्तृत होने के एक दूसरे कायदे के हिसाब से अगर हम देखें, उसके तीन भाग भी हैं, 1, 2 और 3। पहला जो भाग है संविधान का, उस पहले भाग में अराज्य के सिद्धांत मेंशन है कि राज्य जो साम्यवादी चीन है वो राज्य के रूप में कौन से लक्ष्यों को पूरा करेगा, कौन से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करेगा। दूसरे में देखो अधिकार और कर्तव्यों की बात है। चीनी संविधान के, साम्यवादी चीन के, इन चीनी जनवादी संविधान के दूसरे भाग में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यद्यपि हम सब समझते हैं कि जो साम्यवादी व्यवस्थाएं होती हैं उनमें संविधान होता है, संविधान उस दल के अधीन काम करता है जो साम्यवादी पार्टी वहाँ पे शासन कर रही है, लेकिन वहाँ पे देखो थोड़ा सा अधिकार वाली बात ठीक नहीं बैठती कि नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो भी दिए गए होंगे। वो अधिकार अपने आप में केवल हम ये मान सकते हैं कि संविधान प्रदत्त नहीं होते हैं, बल्कि साम्यवादी पार्टी के द्वारा दिए होते हैं, और वो जैसे भारत में मूल अधिकार हैं उस तरह से वो स्थायी नहीं रहते हैं। जोर जो रहता है साम्यवादी देशों में या साम्यवादी पार्टी जहाँ पे रूल कर रही है उन देशों में जो मुख्य रूप से जो फोकस रहता है वो रहता है नागरिक हैं ना वहाँ के, उन नागरिकों के कर्तव्यों पर, कि नागरिक हैं उनको कर्तव्य पूरे करने हैं, अधिकारों की मांग बाद में करनी है।
तो लेकिन फिर भी अधिकार और कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तीसरा जो भाग है संविधान का, तीसरे भाग में शासन की जो विभिन्न संरचनाएं हैं उनका जिक्र है। शासन की विभिन्न संरचनाएं कि शासन करने के लिए किस तरह के अंग हैं, कौन से अंग हैं और कौन से अंगों में कौन सी शक्तियाँ निहित रहेंगी, ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि लिखित संविधान, निर्मित संविधान और विस्तृत संविधान, चूँकि लिखित संविधान है इसलिए सामान्यतः हम ये मानते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि लिखित संविधान होगा इसलिए कठोर संविधान होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। चीनी संविधान है, ये साम्यवादी चीन का ये जो 1982 का संविधान है, इसमें संशोधन करना इतना मुश्किल भी नहीं है, बड़ा आसान है, प्रोसेस भी बहुत आसान है। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो वहाँ की संसद है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस केवल अपने 2/3 बहुमत से चीन के संविधान को संशोधित कर सकती है और चाहे जिस सीमा तक कर सकती है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस 2/3 बहुमत से संशोधन को स्वीकार कर लेगी, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जो संशोधन के लिए प्रस्ताव आएगा वो जो स्थायी समिति बनी हुई है राष्ट्रीय जन कांग्रेस की, उस स्थायी समिति के कम से कम 20% सदस्यों के द्वारा अनुमोदन हो उसके पश्चात इसका संशोधन हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये संविधान है, ये लचीला है या नम्य किस्म का है, हम इसको बोल सकते हैं कि नम्य है, ये आसानी से इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो ये हुई इसकी पहली विशेषता। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता की। दूसरी विशेषता है इसकी एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान यानी शासन का जो प्रकार है चीन में वो एकात्मक प्रकार का है, संघात्मक शैली को वहाँ पे नहीं अपनाया गया है। एकात्मक संविधान हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि ऐसे देशों के लिए उपयुक्त है जहाँ पे जनसंख्या कम हो, एरिया भी उसका कम हो और उसमें एक ही राष्ट्रीयता के लोग हों, एक ही धर्म के, एक ही नस्ल के लोग हम उसको बोल सकते हैं कि हों। वहाँ पे जो राष्ट्र है वो जातियों में बटा हुआ नहीं होना चाहिए, विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी एक रूपता होना चाहिए। जो ज्योग्राफिकल है ही, इसके साथ साथ डेमोग्राफी जो है उसकी वो भी एक रूपता लिए हुई होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी चीन इसका अपवाद है। चीन ने अगर हम बात करें तो अगर पॉपुलेशन वाइज आप देखते हो, पॉपुलेशन के हिसाब से पहला स्थान है पूरी दुनिया में चीन का। एरिया के हिसाब से अगर आप देखते हो तो रूस और कनाडा के बाद में चीन तीसरा बड़ा क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा देश है। इसके बावजूद और लगभग ऐसा मानते हैं कि चीन में 56 राष्ट्र जातियाँ हैं, यानी पॉपुलेशन वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें भी एक रूपता नहीं है। विभिन्न संप्रदायों, मतों, जातियों और नस्लों के लोग हैं वो वहाँ पे निवास रहते हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है और पूरे देश के लिए, पूरा देश है उसके लिए इन्होंने केवल एक व्यवस्था करी है और वो है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो कैसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस है वो पूरे देश को गवर्न करती है और कैसे उस पर शासन चलाती है ये देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पे जो विधायी कार्य हैं, विधायी मामलों में जो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के पास है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस है वो एक सदनात्मक है और इसकी सदस्य संख्या वो तय नहीं है, मतलब यूँ नहीं है कि फिक्स संविधान में कर दिया गया है। वहाँ पे कुछ पॉपुलर लोगों को उसमें राष्ट्रीय जन कांग्रेस में भेजने का प्रावधान है, लेकिन तकरीबन जो इसकी संख्या है वो लगभग 3000 के आसपास है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस एक सदनात्मक है और 3000 के आसपास उसमें पॉपुलेशन है। ये इसका हम बोल सकते हैं कि सदस्य हैं, इसके 3000 सदस्य हैं लगभग। तो विधायी कार्यों के लिए वहाँ की राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, वो ही उस क्षेत्र के लिए जिसमें चीन की संप्रभुता कायम है उसके लिए विधायी आदेश जारी करती है। कार्यकारी शक्ति की बात करें हम, ये तो विधायी शक्तियाँ हो गई। कार्यकारी शक्ति जो हैं वो पूरे चीन के लिए, और पूरे चीन से या संपूर्ण साम्यवादी चीन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका आशय यहाँ पे ये भी है कि मैं तिब्बत की भी इसमें साथ ही बात कर रहा हूँ, हांगकांग की भी बात कर रहा हूँ और मकाऊ की भी बात कर रहा हूँ, जो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं चीन के।
तो वहाँ पे भी यही काम हो रहा है। कार्यकारी जो शक्तियाँ हैं वो राज्य परिषद में निहित है। राज्य परिषद आप आगे से आगे इस वीडियो में समझेंगे कि राज्य परिषद है वो भी ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस है जो इसकी यहाँ की विधायिका है, उसी की एक बॉडी है, उसी से निकली हुई एक बॉडी है जो अपेक्षाकृत लघु है, छोटी है। तो राज्य परिषद के पास शक्तियाँ जो है ना वो हैं कार्यकारी, और राज्य परिषद जो है वो कार्यकारी शक्तियाँ निर्धारित करती है। कार्यकारी शक्तियों के लिए यहाँ पे होता है पीएम, प्रधानमंत्री। ली केqiang वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं चीन के, वो राज्य परिषद के प्रमुख हैं, और राज्य परिषद के जो अन्य सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करते हैं। अब हाँ, हमें यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है, वो ये समझनी है कि वहाँ जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं, प्रधानमंत्री है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। आपको ध्यान देना है, हेड ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट वहाँ पे राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो वर्तमान में है वो हेड ऑफ स्टेट हैं, चीनी राज्य के सर्वोपरि व्यक्ति हैं, जबकि गवर्नमेंट के जो चीफ हैं वो प्रधानमंत्री हैं, केqiang। तो राज्य परिषद है वो कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है। इसमें प्रधानमंत्री होता है और राज्य परिषद से जो अन्य सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। अब एकात्मक जो संविधान है, अगर हमारे मन में ये चल रहा हो, ये हमारे मस्तिष्क में ये दिमाग में हो कि भाई हांगकांग, मकाऊ, तिब्बत इनके लिए कोई अलग संविधान है, तो ऐसा नहीं है। एकात्मक जो संविधान है यानी पूरे देश के जो बाउंड्री है देश की, मानचित्र हम जिसको बोल सकते हैं, चीनी जो साम्यवादी रिपब्लिक का मानचित्र है, उस मानचित्र में मुख्य भूमि को समाहित करते हुए मेनलैंड के अलावा चीनी सागर में जो द्वीप स्थित हैं, जो चीन के हिस्से हैं, उनमें भी यहीं से शासन चलता है, इसी संविधान से चलता है, इसी विधायिका से और इन्हीं कार्यकारी शक्तियों से। हमें थोड़ा सा ये देख लेना है, तकरीबन 22 प्रांत हैं चीन में, 22 प्रांत इकाइयाँ हैं, 5 स्वायत्त शासी क्षेत्र हैं, और 5 स्वायत्त शासी क्षेत्रों में हमें याद रखना है कि तिब्बत उनमें से एक है। 3 नगरपालिका क्षेत्र हैं, उसमें दो बड़े शहर हैं, वो शंघाई और पेकिंग हैं, तीन में से 2 नगरपालिका हैं, और 2 जो क्षेत्र हैं उसको बोलते हैं विशेष प्रशासनिक क्षेत्र। विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, इसमें 2 में एक तो है हांगकांग बोलते हैं जिसको, दूसरा है मकाऊ। ये 2 क्षेत्र हैं। यद्यपि हांगकांग और मकाऊ के जो निवासी हैं उनके लिए अलग पासपोर्ट है, उनका अलग फ्लैग है, और कुछ मामलों में उनको स्वायत्तता प्रदान की गई है, लेकिन वैदेशिक जो संबंध हैं वो स्थापित करने की छूट इनको नहीं दी गई है। यानी हम ये कह सकते हैं चीनी जो गणतंत्र है, जनवादी जो लोकतंत्र है, उसमें उसके द्वारा यहाँ पे हांगकांग और मकाऊ में रक्षा और विदेश को छोड़कर, इन 2 क्षेत्रों के लिए रक्षा और विदेश को छोड़कर हांगकांग और मकाऊ को बाकी सारे मामले इन पर छोड़ दिए गए हैं। तो ये एक पूरा का पूरा संविधान जो है वो एक ही विधायी निकाय से, एक ही कार्यकारी निकाय से कार्य कर रहा है। तो एकात्मक संविधान चीन के संविधान का मुख्य पिक्चर है, हम इसको एकात्मक ही कहेंगे। और ये एक ऐसा उदाहरण है जो हमें बाहरी तौर से पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा में फिट नहीं बैठता है। हमें लगता है कि चीन इतना बड़ा होगा तो संघात्मक ही होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। चीनी संविधान भी एकात्मक ही है, क्योंकि सारी की सारी जो कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ हैं वो एक स्थान से कार्य करती हैं। अगली हम पढ़ेंगे तीसरी विशेषता। 2 विशेषताओं के बाद जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। ये शब्द आपके लिए शायद नया हो सकता है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद। अगर शब्द की बनावट को हम देखें तो देखो, लोकतांत्रिक जब शब्द लिखा हुआ है तो इसमें अपने आप में ये भाव निहित है कि जो प्रक्रिया है यहाँ पे वो लोकतांत्रिक है, यानी लोकतंत्र से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। और केंद्रवाद
केंद्र की ओर ले जाने वाला, यानी शक्तियों को एक केंद्र में स्थित कर देने वाला। तो दोनों शब्द वैसे अपने आप में बिल्कुल अपोजिट हैं, लोकतंत्र और केंद्रवाद। अगर इन दोनों शब्दों को बीच से तोड़ दूं मैं, तो लोकतंत्र एक अलग भाव लिए हुए और केंद्रवाद है वो दूसरा भाव लिए हुए। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक केंद्रवाद को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद को हम सबसे सरल भाषा में अगर समझें तो यूँ समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो केंद्रवाद है उसको दो स्तरों पे अपनाया गया है। एक तो राज्य के स्तर पे और दूसरा साम्यवादी पार्टी या साम्यवादी दल के जो संगठन है उसके स्तर पर अपनाया गया है। देखिए, लोकतांत्रिक जो केंद्रवाद है उसका सरल भाषा में जो निहितार्थ है वो ये है कि अगर हम एक उदाहरण यहाँ से दोनों में ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद काम कर रहा है, राज्य में भी, राज्य के निर्माण में और कार्य करने में भी, और साम्यवादी पार्टी के संगठन में भी। तो मैं एक साम्यवादी पार्टी के एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, लोकतांत्रिक केंद्रवाद का मतलब होता है छोटी इकाइयाँ हैं वो अपने से बड़ी इकाइयों का चुनाव करती हैं, पहले तो उनका चुनाव करती हैं और फिर उन्हीं के आदेशों को मानने के लिए बाध्य होती हैं। यानी एक तरह का एक श्रेणी तंत्र बना हुआ है, एक विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ बनी हुई हैं। अगर मैं बात कर लूँ साम्यवादी पार्टी के, तो साम्यवादी पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जन कांग्रेसों का चुनाव करती है, जो वहाँ की लोकल जन कांग्रेस हैं उनका चुनाव करती है। तो पहले तो स्थानीय स्तर पे जन कांग्रेसों का निर्माण होता है। जो साम्यवादी दल के सदस्य हैं वो किसी छोटे से शहर या गांव की जो जन कांग्रेस है उसका निर्माण करेंगे। फिर वो जो सदस्य चुने जाएंगे वो जिला स्तर पे जाके चुनाव करेंगे। फिर जिला स्तर वाली जो है वो राज्य स्तर के लिए या प्रांतीय स्तर पे चुनाव करेगी, और प्रांतीय स्तर की जो जन कांग्रेसें हैं जो बनी हुई हैं विभिन्न प्रांतों की, वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस का चुनाव करेंगी। तो इस तरह से ये तंत्र चलता रहता है। यानी कहने का मतलब है ये ऊर्ध्वाकार ढांचा बन जाएगा इस तरह से अगर हम बात करें तो देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि मान लो ये जो हैं ये स्थानीय हैं, ये जिला स्तरीय हैं, ये प्रांतीय हैं, लास्ट में जो बनता है शंकुआकार ये राष्ट्रीय है। यानी स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं वो जिला स्तरीय प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, और जिला स्तरीय प्रतिनिधि हैं वो प्रांतीयों को करेंगे, और जो प्रांतीय प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रीय प्रतिनिधि या राष्ट्रीय जन कांग्रेस जिसको हम बोल सकते हैं वहाँ की विधायिका, उसका चुनाव करेंगे। तो जो कांग्रेस बनी हुई है, यानी हम जो राष्ट्रीय जो विधायिका पढ़ रहे हैं साम्यवादी चीन की कांग्रेस, उसका निर्माण ही हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। तो स्थानीय स्तर पे जो कांग्रेस बनी हुई हैं छोटी छोटी, यानी साम्यवादी पार्टी की जो विभिन्न इकाइयाँ हैं वो वोट डालती हैं, स्थानीय को चुन लेती हैं, फिर स्थानीय जिला वालों को। अब देखो, स्थानीय जो इकाइयाँ हैं ना वो जिला इकाइयों के आदेश मानने के लिए बाध्य हैं, जिला इकाइयाँ हैं वो प्रांतीय इकाइयों के आदेश मानने के लिए बाध्य हैं, और प्रांतीय इकाइयाँ हैं वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो बनाई गई है, सर्वोच्च विधायिका है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, इसके आदेश मानने के लिए बाध्य है। और फिर राष्ट्रीय जन कांग्रेस है वो भी अपनी स्टैंडिंग बॉडी का चुनाव कर लेती है, स्थायी समिति का, वो स्थायी समिति का आदेश मानने के लिए बाध्य है। और स्थायी समिति फिर पोलित ब्यूरो को चुनती है। पोलित पार्टी की बात करूँ तो मैं कहने का मतलब है ये ढांचा है, ये ऊर्ध्वाकार है, और पहले तो वो इसको चुनती हैं, फिर उसी के आदेश उसी के अधीन रह के कार्य करती हैं। तो इस व्यवस्था को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। तो चीन के संविधान ने, चतुर्थ संविधान ने लोकतांत्रिक केंद्रवाद को अपनाया है। अब हम चीनी संविधान की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता, जनवादी लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र। देखिए, चौथा जो संविधान था उसमें जनवादी लोकतंत्र को स्थापित किया गया है। जो शब्दावली है जनवादी लोकतंत्र, वास्तव में ये दोनों शब्द भी, क्योंकि लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो अपने आप में जनवादी होती है, लोगों पर आधारित होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जनवादी लोकतंत्र काम में लिया है। उसके पीछे एक विशेष कारण है। चीन के जो चीनी गणराज्य है, साम्यवादी चीनी गणराज्य, उसके प्रथम 3 जो संविधान थे उसमें सर्वहारा का अधिनायकवाद शब्द काम में लिया गया था। सर्वहारा का अधिनायकवाद, ये टर्म्स हमने मार्क्सवाद में पढ़ी होगी कि सर्वहारा का अधिनायकवाद कैसे होता है। अब इन लोगों ने चौथे संविधान से जनवादी लोकतंत्र को अपनाया है, और जनवादी लोकतंत्र का मतलब है
कि शब्दावली जो इन्होंने संविधान में लिखी है वो लिखी है जनवादी लोकतंत्रीय अधिनायक तंत्र, जनवादी लोकतंत्रीय अधिनायक तंत्र, जबकि पहले लिखा हुआ था सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। तो ये एक साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक रूप से ये साबित करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि चीन में जो अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित है। लेकिन वास्तव में वहाँ के सिस्टम को अगर हम बारीकी से देखें तो हम ये पाएंगे कि जो शक्ति है वहाँ पे, वो शक्ति वहाँ की साम्यवादी पार्टी में और उसके अधिकारियों में निहित है। तो इस चौथी विशेषता के बाद अगर हम पढ़ें तो पांचवी विशेषता पढ़ते हैं, और पांचवी विशेषता है साम्यवादी दल की प्रधानता। साम्यवादी दल की प्रधानता। देखिए, साम्यवादी दल वास्तव में मैंने अभी बताया कि जनवादी लोकतंत्र है, और जनवादी लोकतंत्र अधिनायक तंत्र है। मतलब जनता की मनमर्जी यहाँ पे प्रेषित की गई है, दिखाई गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में जो शक्तियों का प्रयोग है वो साम्यवादी पार्टी के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। साम्यवादी दल के जो नेता हैं वो ही उच्च अधिकारी नियुक्त होते हैं। अगर मैं एक पूर्व राष्ट्रपति का उदाहरण आपके सामने लूँ तो आपने नाम सुना होगा जियांग जेमिन। जियांग जेमिन, देखिए जियांग जेमिन थे, वो एक ही समय में राष्ट्रपति थे चीन के, यानी हेड ऑफ स्टेट। दूसरे वो थे केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष। केंद्रीय सैनिक आयोग है वो कुछ व्यक्तियों का समूह है जो पीएलए को नियंत्रित करता है। पीएलए का मतलब है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यानी जो चीनी सेना है उसको। और तीसरा था वो साम्यवादी दल का महासचिव भी था। अब आप समझ पाएंगे, वास्तविक रूप से समझ पाएंगे कि साम्यवादी दल जो है चीन के संविधान में उसको कितनी तरजीह दी गई है। साम्यवादी दल का महासचिव जो व्यक्ति बना हुआ है वो ही राष्ट्रपति बन गया है, यानी सारी की सारी शक्तियाँ अर्जित कर ली, और इधर केंद्रीय सेना भी वहीं उसी के नियंत्रण में आ गई है, जो आ गई। ये जियांग जेमिन का उदाहरण है। और वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं चीन के, शी जिनपिंग, उन्होंने भी ये तीनों शक्तियाँ धारण कर रखी हैं एक साथ। और शी जिनपिंग तो देखो इनसे भी, जियांग जेमिन से भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने संविधान में बदलाव करवा दिया है, और जो संविधान की ये प्रावधान थी कि कोई व्यक्ति केवल 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति रहेगा, वो बदल गई है, संविधान में संशोधन हो गया है। अब जो अपने शी जिनपिंग हैं वो ताउम्र राष्ट्रपति रह सकते हैं। जो प्रावधान किया गया चीनी संविधान में उसका आशय भी यही है, और जो शी जिनपिंग का थॉट है वो भी संविधान में इंक्लूड कर लिया गया है। माओ त्से तुंग के बाद में जो दूसरे महत्वपूर्ण जो लीडर थे, जो 1978 के आसपास आए थे, मैंने अभी देंग जियाओपिंग, वो 2 को छोड़कर तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके चिंतन को चीनी संविधान में जगह दी गई है। अब चिंतन का मतलब है साम्यवादी दल का चिंतन, साम्यवादी दल के महासचिव के चिंतन का मतलब है वो उनका चिंतन है। तो इस तरह की व्यवस्था है वो काम में ली गई है। जो साम्यवादी दल है और सरकार है उसका ढांचा जो है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक और महत्वपूर्ण बात है, सरकार की जो नीतियाँ और कार्यक्रम हैं वो वास्तव में साम्यवादी दल की नीतियाँ और कार्यक्रम है। यहाँ पे जो सरकार कार्य करेगी देश के अंदर, प्रधानमंत्री के रूप में जो के कियांग हैं, वो जो सरकार की जो सोच है वो वास्तव में सरकार की सोच नहीं है, बल्कि साम्यवादी दल की सोच है। देखिए, राष्ट्रीय जन कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, जो वहाँ की सर्वोच्च विधायिका है, तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस किस तरह से कार्य करेगी उसका मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। राष्ट्रीय जन कांग्रेस में आपको बता चुका हूँ ये बात कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का चुनाव था वो स्थानीय स्तर पे जो कांग्रेस थी, स्थानीय स्तर की जो कमेटियाँ, मैं बताया स्थानीय, जिला, प्रांत और फिर प्रांतीय जो समितियाँ थी, प्रांत में जो लोग चुन के आए थे जन कांग्रेस के, उन लोगों ने राष्ट्रीय जन कांग्रेस का चुनाव किया है। अब राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है वो किस तरह से देखो कार्य करती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस सबसे पहले स्टैंडिंग जो कमेटी है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी, उसका चुनाव करती है अपने में से ही। राष्ट्रीय जन कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण करेगी, जिसको हम हिंदी में बोलें तो स्थायी समिति बोल सकते हैं।
स्थायी समिति। और अगर हम बात करें इसकी संख्या की कि कितनी होगी लगभग, देखो ये तो हम बात कर चुके हैं कि जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस की संख्या लगभग 3000 के आसपास होती है। स्थायी समिति है, अगर हम इसकी बात करें तो पिछली वाली जो स्थायी समिति बनी थी उसमें जो सदस्य थे ना वो कुल 134 थे। फिर स्थायी समिति है वो भी ठीक से कार्य नहीं करती है। स्थायी समिति क्या करती है? स्थायी समिति राज्य परिषद का निर्माण करती है। किसका चुनाव करेगी? राज्य परिषद। राज्य परिषद, मैं आपको बता चुका हूँ जो राज्य परिषद है वो राज्य परिषद ही वहाँ की चीन की सरकार है। राज्य परिषद का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है और राज्य परिषद के जो अन्य सदस्य हैं वो वहाँ पे मंत्री बने हुए हैं। तो इस तरह से पूरे के पूरे राजनीतिक सिस्टम में चीन के संविधान में जो तरजीह दी गई है वो दी गई है साम्यवादी दल को। क्योंकि देखो स्थायी समिति का चुनाव करना जरूरी है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस है उसका अधिवेशन साल में केवल एक बार होता है और वो भी 2 सप्ताह के लिए। आप समझ सकते हैं कि 3000 व्यक्ति एक हॉल में बैठकर 14 दिन में कैसे किन्हीं विषयों पर विचार कर सकते हैं, कैसे चिंतन कर सकते हैं। तो इसलिए स्थायी समिति चुन दी गई है जो वर्ष भर आवश्यकता पड़ने पर सारे कार्य संबद्ध करती है। अगर हम बात करें कि चीन की जो व्यवस्था है वो एक दलीय है या बहुदलीय है, तो निसंदेह हमें यह मान लेना है कि चीन में एक से अधिक दलों का अस्तित्व है, लेकिन संविधान में जिस दल को तरजीह दी गई है उसका नाम है साम्यवादी दल, यानी कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पे 8 और पार्टियाँ हैं, 8 दल और हैं चीन में जो पंजीकृत हैं, लेकिन इन दलों को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इन दलों को इस आधार पे वहाँ पे चुनाव लड़ने, चुनाव में भाग लेने और अन्य इस शर्त पर स्वतंत्रता मिली है, यानी एक शर्त पर। कौन सी शर्त पे? तो शर्त का नाम है वो ये है कि इसको चीनी साम्यवादी दल की जो सिद्धांत हैं, नीतियां हैं, उनमें विश्वास रखना पड़ेगा। चीनी साम्यवादी दल में विश्वास रखने के बावजूद ये दल हैं वो शासन में भाग ले सकते हैं और अपने अस्तित्व के लिए इनको साम्यवादी दल की नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करना पड़ता है। तो हम क्यों कहें कि भाई 8 दल और भी हैं वहाँ पे? हम ये कह सकते हैं कि वो केवल 8 जो पार्टियां हैं वो साम्यवादी दल की उप पार्टियां हैं, वो हम बोल सकते हैं कि उपदल हैं, वो केवल इसकी सहायता या इसके कार्य करने के लिए हैं। अगर हम बात करें अगली विशेषता की तो एक और छठी विशेषता हम देखते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है और उसका नाम है अधिकार और कर्तव्य। अधिकार एवं कर्तव्य। चीन के संविधान में भी नागरिकों के लिए अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था करी गई है। तो वास्तव में क्या वो लोकतांत्रिक देशों में जो मिलते हैं वही हैं या दूसरे टाइप के हैं? कुछ कर्तव्य बताऊँ मैं आपको। कर चुकाना, टैक्स चुकाना नागरिकों के लिए कर्तव्य है। काम करने का जो अधिकार है उसको कर्तव्य के रूप में भी परिभाषित किया गया है। हाँ, काम करने का अधिकार नागरिक को मिलता है, लेकिन वो काम अधिकार मिलने के बाद में करे ये उसका कर्तव्य भी है। एक और कर्तव्य है जो थोड़ा सा आपने शायद सभी लोकतांत्रिक देशों या सभी साम्यवादी देशों में होता नहीं है वास्तव में, वो अनिवार्य सैनिक सेवा। अनिवार्य सैनिक सेवा है वो वहाँ के नागरिकों के कर्तव्य के रूप में परिभाषित है। अधिकारों की बात करूँ तो काम का अधिकार, विश्राम करने का अधिकार, सरकार से सहायता प्राप्त करने का अधिकार और सीमित रूप से संपत्ति रखने का अधिकार हैं वो दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था वहाँ से नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कर्तव्य हैं वो कर्तव्यों की जो शुरुआत है या कर्तव्यों की जो इतिहास है उसमें जाएंगे तो सोवियत संघ मिलेगा। भारत के संविधान में भी जो कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ के संविधान से आए थे, तो ये कर्तव्य उधर भी वहीं से आए हैं। और साम्यवादी देशों की ये प्रमुख विशेषता होती है कि वो नागरिकों के लिए अधिकारों की व्यवस्था चाहे कम करें या न करें, लेकिन कर्तव्य उनके लिए ज़रूर घोषित करते हैं। तो ये विशेषता हो गई। फिर अगर हम बात करें तो 7वीं विशेषता के रूप में हम लिख सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव। चीन का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी साम्यवादी दल की नीतियां, कार्यक्रम और उसकी जो सोच है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं उनके अनुसार निर्णय करने के लिए बाध्य है। 1970 के आसपास कुछ जो एरिया हैं चीन के, कुछ भाग हैं, उनमें यूरोपीय या वेस्टर्न टाइप की या हम कह सकते हैं इंडियन टाइप की कुछ न्यायपालिकाएं स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल हो गया, निष्फल हो गया। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हांगकांग और मकाऊ हैं, हांगकांग मैं आपको बता चुका हूँ, हांगकांग था वो ब्रिटिश उपनिवेश था और जो मकाऊ था वो पुर्तगाली था। तो यहाँ पे हांगकांग में जो न्याय व्यवस्था है उसको हम स्वतंत्र कह सकते हैं। वहाँ पे
ब्रिटिश न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है और यहाँ पे पुर्तगाली न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो ये मुख्य विशेषताएं थी जो चीन के संविधान की थी, और बाकी दुनिया के देशों में इस तरह की जो विशेषताएं हैं वो नहीं मिलती हैं। तो ये अपने आप में यूनिक हैं, अलग हैं, और हम ये कह सकते हैं कि क्यूबा से लेकर नॉर्दर्न कोरिया तक के जो संविधान बने हुए हैं या वो गवर्न जिस तरह से होते हैं, इस तरह की विलक्षण जो विशेषताएं हैं वो वहाँ पे नहीं थी। अगर हम बात करें पूर्व सोवियत संघ की, तो वहाँ पे भी इस तरह के प्रावधान नहीं किए गए थे। तो ये 6-7 विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं में हम चीन के संविधान को बांध सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।